नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, 3 महीने का डीएडीआर बढ़ोतरी का जो एरियर है वो भुगतान होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो दीपावली से पहले दीपावली बोनस आना था उसका भी भुगतान शुरू हो गया है। किन पेंशनर्स को या किन एम्प्लॉयज को लागू है उसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, डॉल्फिन सिस्टम खराबी होने की वजह से भी पेंशनर के पैसे रुक जाते हैं। क्या है ये डॉल्फिन सिस्टम और किस तरीके से डॉल्फिन सिस्टम की खराबी के बहाना बना करके पैसे रोके जाते हैं, लेकिन जब पेंशनर जागरूक होते हैं तभी उनको वो पैसे वापस मिल पाते हैं। ऐसे ही एक पेंशनर को 1,52,790 रुपए का भुगतान हुआ है। चलिए इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ माननीय एएफटी लखनऊ बेंच द्वारा एक गजब का फैसला दिया गया है, जिसमें पेंशनर्स को, जो पुराने पेंशनर हैं उनको फायदा होगा। हजारों की संख्या में अभी भी पेंशनर हैं जो गलत रैंक के हिसाब से पेंशन ले रहे हैं। उनको सही रैंक के हिसाब से पेंशन देने के लिए माननीय कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो अलाउंसेस में बढ़ोतरी की गई है, जो भत्तों में डबल बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 100% बढ़ोतरी हुई है, उसमें क्या जो नवंबर से अप्लाई करेंगे क्या उनको ही बढ़ा हुआ रेट मिलेगा? क्या उससे पहले जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है क्या उनको पुराने रेट से ही भुगतान होगा? इसके बारे में भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो सैनिक पाठशाला के चैनल के वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो उन्हीं पेंशनर्स से, उन्हीं व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको निरंतर जानकारियां मिलती रहें बिना किसी रुकावट के। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपसे जानकारियां छूट जाएं, आपको नोटिफिकेशन ही ना मिले। इसलिए फटाफट से पहले चैनल सब्सक्राइब, उसके बाद आगे वीडियोस का देखना कंटिन्यू। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले वाह, पीएओआर के डॉल्फिन सिस्टम से पेंशनर के खाते में 1,52,790 खाते में आए ओपीटी फिक्स और एमएससीपी के पैसे। जी हां दोस्तों, डॉल्फिन सिस्टम क्या होता है? डॉल्फिन सिस्टम जैसे पीसीडीए में स्पर्श सिस्टम है जिससे हमारा पेंशन आता है, उसी तरीके से हर पीएओआर में जो हमारे सैनिक हैं, जो कर्मरत हैं, अभी जो सर्विस में हैं, उनका पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्पर्श जैसा ही एक सिस्टम है जिसको डॉल्फिन कहा जाता है। तो डॉल्फिन सिस्टम में भी बहुत सारे पेंशनर्स के पैसे बचे हुए हो सकते हैं। जी हां, मैं पेंशनर्स की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम की, यानी कि सर्विस के दौरान के आपके पैसे डॉल्फिन सिस्टम में कोई ग्लिच होने की वजह से, कोई खराबी होने की वजह से हो सकता है फंस गया हो और आज भी आपको ना मिला हो। आज भी आप कार्रवाई करेंगे तो वो मिल सकता है। चलिए एक लेटर दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये डीएससी का पीएओआर ने पेंशनर को जो रिप्लाई दिया है, लेटर दिया है, इस लेटर में पेंशनर को पीएओआर ने ये जानकारी दी है कि आपका पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का एमएससीपी और ओपीटी फिक्स का पैसा जो भुगतान नहीं हुआ था उसका भुगतान हम कर देंगे और अमाउंट है 1,52,790। क्या है पूरा मसला, वो आपके लिए भी समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पीएओआर में डॉल्फिन सिस्टम होता है। डॉल्फिन सिस्टम में पीएओआर में पार्ट टू ऑर्डर प्रोसेस ना होने की वजह से पेंशनर का भुगतान नहीं हो पाया था, लेकिन जब पेंशनर को पता चला कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम यानी कि सर्विस के दौरान का कोई भी इस तरीके का पैसा छूटा हो तो उसको कैसे लेना है, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने केस टेकअप किया। उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला और उसी ग्रीवेंस का नतीजा ये हुआ कि अभी पेंशनर के खाते में ये जो पैसे हैं 1,52,790 रुपए ये आ चुके हैं। जी हाँ, मसला क्या है देखिए। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the part 2 orders pertaining to your MACPS financial upgradations to the rank of Nayak and Havaldar with effect from 1st January 2016 and 5 February 2019 respectively, and OPT fixed part 2 orders on the upgradation were already adjusted in the pay accounting system, but due to some technical glitches in the system the arrears were not generated against it. However, the problem has now been resolved and an arrear amounting to rupees 1,52,790 is generated accordingly. तो देखिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से पार्ट टू ऑर्डर प्रोसेस हो जाने के बाद भी एरियर का भुगतान नहीं किया गया था। अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम में ही रह जाता अगर पेंशनर अपनी तरफ से ये जो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस नहीं डालते। तो अगर टेक्निकल प्रॉब्लम समाधान करके पैसे दे देना होता तो कब का दे दिया होता। ये देखिए कब के ये पार्ट टू ऑर्डर्स हैं, 2016 के, 2019 के। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम में फंस गई थी चीजें। तो अब जब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद जब पेंशनर ने
जानकारी लेकर के ग्रीवेंस डाला, तब जा करके पीओआर ये बोल रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब जो है हमारा रुक गया था, अब हम आपको ये दे देंगे। चलिए बहरहाल जो भी हो, हाउएवर द प्रॉब्लम हैज नाउ बीन रिजॉल्व एंड एन एरियर ऑफ 1,52,790 इज जनरेटेड अकॉर्डिंगली द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो इन द एंसुइंग मंथ अक्टूबर 2025। जी हाँ, और अक्टूबर के महीने में पेंशनर के खाते में ये पैसे क्रेडिट हो चुके हैं दोस्तों। देखिए, फॉलोइंग द एमएससीपी एंड ओपीटी फिक्स अपग्रेडेशंस योर लास्ट बेसिक पे हैज नाउ चेंज टू 41,600। यानी कि अब देखिए एमएससीपी और ओपीटी फिक्स लागू करने के बाद उनका लास्ट बेसिक पे भी चेंज हो गया है, और वो बोल रहे हैं कि डीएससी रिकॉर्ड्स को अभी एलपीसी कम डाटा शीट जनरेट करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि आपका पेंशन रिवाइज हो सके। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस भी फंसे हुए हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पीओआर में फंसे हुए हैं, और फंसे ही रह जाएंगे अगर आप खुद जागरूक नहीं होंगे। तो फंसे हुए थे पैसे, जब ग्रीवेंस डाला गया तब जाकर के पैसे रिलीज हुए हैं, और पेंशनर ने अभी जानकारी दी है कि वो पैसे उनके खाते में क्रेडिट हो चुके हैं 1,52,790 रुपए। तो पेंशनर ने जो वॉइस मैसेज भेजा है उसको सुन लीजिए। नमस्कार सर, सैनिक पाठशाला का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा एमएससीपी का पैसा जो था वो मेरा 14 अक्टूबर 2025 को मेरे खाते में आ चुका है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, सही जानकारी, सटीक कार्रवाई, पुराने फंसे हुए पैसे भी निकल के आ गए। आपका भी कोई ऐसा इशू है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, एक मिनिमम फीस लगता है, यूट्यूब को पेमेंट करना होता है आपने, उसकी वजह से कुछ फैसिलिटीज आपको मिलेंगी जो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, और आगे आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के जरिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खुशखबरी, 3 महीने का डीआर का एरियर खाते में आना शुरू, साथ ही दीपावली का बोनस भी हुआ क्रेडिट। डबल गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, जो 3 महीने का हमारा डीएडीआर का एरियर है वो दीपावली से पहले कुछ पेंशनर्स को मिलना शुरू हो गया है, और जिन पेंशनर का पेंशन अभी भी सीपीपीसी के तहत आता है केवल उनको ही मिलना शुरू हुआ है। ये मैसेजेस आप देखिए, अभी तक पता चला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कुछ जगहों पर एसबीआई ने भी भुगतान शुरू किया है। जी हाँ, लेकिन अभी तक स्पर्श द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। दोस्तों, अब की बार जो डीआर का आदेश जारी हुआ था वो समय से जारी हो गया था, तो समय से जारी डीआर का आदेश होने के बावजूद भी स्पर्श द्वारा अभी तक भुगतान ना किया जाना बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर इस तरीके के छोटे मोटे जो अमाउंट्स हैं ये अगर दीपावली से पहले मिल जाए तो पेंशनर का कुछ ना कुछ हाथ खर्चा चल जाएगा। तो इसी वजह से अभी भी हमारी मांग है कि स्पर्श द्वारा भी दीपावली से पहले ही 3 महीने का एरियर का भुगतान होना चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो दीपावली बोनस है उसका भी भुगतान शुरू हो गया है। दीपावली बोनस में आपको कितने पैसे मिलेंगे? पैसे मिलेंगे दोस्तों 6,908 रुपए, और सभी पेंशनर्स को लागू नहीं है, गलतफहमी में मत रहिएगा, कुछ ही पेंशनर्स को लागू है। कर्मचारी जो कर्मरत हैं उनको सबको मिलेगा। पीओआर द्वारा इसका भुगतान शुरू हो गया है। ये मैसेज देखिए, ये जो सर्विस में है कर्मचारी हैं, डीएससी के ये एक जवान है, उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा है। 6,908 रुपए उनके खाते में बोनस का पैसा आ चुका है, और भी बाकी भी पीओआर द्वारा इसका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पेंशनर्स में से किन को मिलेगा ये बोनस? चलिए, जो बोनस का लेटर है उसी में ये चीजें क्लैरिफाई की गई हैं, उसको देखते हैं। दोस्तों, वित्त मंत्रालय का ये वो आदेश है जिस आदेश के बेस पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि एडहॉक बोनस को जारी किया गया था। अभी जो भुगतान शुरू हो गया है, और एडहॉक बोनस का अमाउंट क्या था दोस्तों, ये आप देखिए 6,908 रुपए का भुगतान होना है, जो भुगतान अभी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब ये सवाल होता है कि किन पेंशनर्स को एडहॉक बोनस लागू है? जी हाँ, कुछ पेंशनर्स को भी लागू है। तो ऐसे में बहुत सारी जगह पर आपको गुमराह करने वाली भी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन आप गुमराह ना हो। आपको मैं बताता हूं कि किन को लागू है। देखिए, ये क्लैरिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स कंटिन्यूअस सर्विस एंड बीइंग इन सर्विस एज ऑन 31 मार्च 2025। यानी कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में आपका कम से कम 6 महीने का सर्विस हो, और आप 31 मार्च 2025 के डेट में सर्विस में रहे हो। इसका मतलब 31 मार्च 2025 के बाद में आपका रिटायरमेंट हुआ हो। साफ साफ क्लियर होता है। तो इसका मतलब है अप्रैल से लेकर के अभी सितंबर के बीच के अगर रिटायरी आप पेंशनर हैं तो ऐसे कंडीशन के पेंशनर्स को ही बोनस मिल पाएगा। उसमें भी कंडीशन ये है कि पिछला फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2024-25 में आपका सर्विस में 6 महीना पूरा हुआ होना चाहिए। अगर आप अप्रैल 2025 के या उसके बाद के सितंबर तक के रिटायरी हैं तो 6 महीना तो ऑब्वियसली पूरा ही हुआ होगा। लेकिन यह कंडीशन भी महत्वपूर्ण है, 31 मार्च के डेट में आप सर्विस में रहे हों। इसका साफ साफ मीनिंग बनता है
31 मार्च के बाद के रिटायरी, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक के रिटायरी साफ हो रहा है। क्योंकि कोई अगर अक्टूबर का रिटायरी होगा तो उसको तो सर्विस के दौरान ही मिल जाएगा, सर्विस में है वो, तो अभी अक्टूबर में किसी को रिटायर होना है तो उसको तो अभी मिल जाएगा, सर्विस में ही मिल जाएगा। इसका मतलब साफ बनता है 31 मार्च के बाद का रिटायरी, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक के बीच का रिटायरी हो पेंशनर, केवल उनको ये बोनस लागू है। हाँ, एक कंडीशन में 31 मार्च से पहले के रिटायरीज को लागू है, ये यहाँ पर बी नंबर में जो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं, एज ए स्पेशल केस ओनली दोज पर्सनल हु सुपरएनुएटेड और रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन on medical grounds or died before 31 March 2025 but after completion at least 6 months regular service during the year will be eligible for ad hoc bonus on pro rata basis in terms of nearest number of months of service। यानी कि 31 मार्च से पहले का अगर कोई 2025 31 मार्च से पहले का अगर कोई रिटायरी है, इनवैलिड आउट के बेस में अगर वो रिटायर हुआ है उनको भी लागू है, लेकिन 6 महीने की सर्विस उनकी 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। तो एक ही ये कंडीशन है जिसमें 31 मार्च से पहले के रिटायरीज को लागू है, अदरवाइज ज्यादातर जो पेंशनर है अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच के जो रिटायरी होंगे उन्हीं को लागू होगा। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। माननीय अदालत का जबरदस्त फैसला, पेंशनर की जीत, हजारों पेंशनर्स को मिलेगा न्याय, अगले रैंक का पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पुराने समय में ये रूलिंग था कि अगर कोई प्रमोट हो गया और उस रैंक में 10 महीने तक सर्विस नहीं किया तो उनको उस रैंक का पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन छठे पे कमीशन में इस रूल को जो है अबोलिश कर दिया था, हटा दिया था। तो अब अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको उनका एक्चुअल रैंक के हिसाब से पेंशन नहीं मिलता। कहा जाता है कि आपने 10 महीना सर्विस नहीं किया, लेकिन मान्य कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट का फैसला पेंशनर के फेवर में ही आता है। ऐसा ही हालिया एक जजमेंट आया है, मान्य एएफटी लखनऊ द्वारा दिया गया है। चलिए उस जजमेंट का कॉपी को देखते हैं। दोस्तों, मान्य एएफटी लखनऊ का ये जो फैसला है ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। इस तरीके के केसेस बहुत सारे पेंशनर्स के साथ हैं, उनको नीचे रैंक का पेंशन मिल रहा है आज भी, और केस टेकअप करते हैं तो उनको गलत जवाब दे करके उनका केस को डिनाई कर दिया जाता है। 8 अक्टूबर 2025 का ये जजमेंट है, और ये जजमेंट है दोस्तों प्रमोशन को लेके। जी हाँ, पुराने समय में ये रूल था छठे पे कमीशन से पहले कि कोई अगर प्रमोशन हो गया, चाहे किसी भी रैंक में प्रमोशन हुआ हो किसी का, तो उस रैंक में अगर 10 महीने से नीचे की सर्विस है तो उस रैंक का पेंशन उनको ग्रांट नहीं किया जाता। लेकिन ऐसे केसेस में आज के डेट में उनको लेकिन उसी प्रमोटेड नए रैंक के हिसाब से ही पेंशन लागू है, उसी चीज को ये मान्य कोर्ट का आदेश तय करता है। देखिए, ये एक एयरफोर्स के पेंशनर थे जो कि 1979 में वो भर्ती हुए थे और 1995 में वो रिटायर हो गए थे। अब यहां पर देखिए महत्वपूर्ण क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज सर्विस ही वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ JWO विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1995। 1 जून 1995 को वो बने थे JWO और वो रिटायर कब हुए? 31 दिसंबर 1995, यानी कि लगभग 6-7 महीना सर्विस उन्होंने JWO रैंक में किया। बट सिंस ही डिड नॉट कंप्लीट 10 मंथ्स इन दिस रैंक, he was granted pension in the rank of sergeant, as at that time minimum period to earn service pension in the last rank held was 10 months। क्योंकि उस समय में जो रूल था, उस रूल के हिसाब से कोई अगर 10 महीने तक किसी रैंक में सर्विस नहीं करता है तो उस रैंक का उनको पेंशन लागू नहीं था। ये रूल था, ये सच्चाई है। लेकिन आज के डेट में उन पेंशनर्स को उनका सही रैंक का पेंशन मिलना बिल्कुल ही रूल के तहत है। और ये जो मान्य कोर्ट का ये जो फैसला है, चलिए मैं जजमेंट का लाइन समझा देता हूं आपको। मान्य कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया ये देखिए। इस केस में पूरा सुनवाई करते हुए मान्य कोर्ट ने क्या कहा, In view of the above, since the respondents have considered that applicant is entitled to the pension in the rank of JWO, यानी कि रेस्पोंडेंट, अभी जब कोर्ट में केस आता है तो रेस्पोंडेंट खुद ही मान रहे हैं कि उनको JWO का पेंशन लागू है। जब तक उन्होंने ग्रीवेंस डाला, लेटर लिखा, तब नहीं मान रहे थे। रेस्पोंडेंट यानी कि PCDA हो या जो भी सरकारी विभाग हो, वो नहीं मान रहा था JWO का पेंशन देने के लिए। लेकिन कोर्ट में जाकर के अपने एफिडेविट में ये माना कि उनको JWO का पेंशन लागू है, और इस वजह से रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू ग्रांट पेंशन टू द एप्लीकेंट इन द रैंक ऑफ JWO विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। तो दोस्तों, मान्य कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया कि बेशक 10 महीने का सर्विस ना हुआ हो, लेकिन उनको JWO का जो है पेंशन ग्रांट कीजिए। लेकिन उसका जो इफेक्टिव डेट है वो 1 जनवरी 2006 का है, क्योंकि छठा पे कमीशन का 1 जनवरी 2006 का आदेश के हिसाब से ही, मतलब 1 जनवरी 2006 से जो छठा पे कमीशन लागू हुआ उसी से ये आदेश लागू था।
इसलिए अब देखिए माननीय कोर्ट ने इस तरीके का ऑर्डर दिया। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स आज भी हैं जिनको डिनाई किया जाता है, मना कर दिया जाता है, बताया जाता है कि आपका 10 महीना सर्विस आपके रैंक पे नहीं था। अगर आप भी किसी ऐसे पेंशनर को जानते हैं या आप ही खुद ऐसे पेंशनर हैं जिनको 10 महीना सर्विस ना होने की वजह से उस रैंक का पेंशन नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट केस भी एक इसका रास्ता हो सकता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, एक कंफ्यूजन है, क्या सीए 2000 अब 1 नवंबर 2025 के बाद अप्लाई करने वालों को ही मिलेगा? जी हाँ, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें यही लिखा हुआ है कि जो 1 नवंबर 2025 के बाद जो अप्लाई करेंगे केवल उनको ही बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। इसका मतलब अभी जो वेबसाइट खुलते ही जिन्होंने अप्लाई कर दिया या 31 अक्टूबर के अंदर अंदर जो अप्लाई करेंगे, क्या उनको बढ़ा हुआ रेट नहीं मिलेगा? चलिए जो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है उसको देख के समझते हैं। अब दोस्तों रक्षा मंत्री जी ने जो अलाउंसेस में बढ़ोतरी का जो ऐलान किया था, डबल कर दिया था, उसमें एक कंफ्यूजन बन रहा है। ये देखिए, संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगे। इन संशोधनों से सरकार पर लगभग, ये चलिए मतलब कहने का मतलब है जो आवेदन जो एप्लीकेशन 1 नवंबर 2025 या उसके बाद मिलेंगे उन्हीं पर लागू होंगे, ऐसा इस लाइन में लिखा हुआ है। ये प्रेस रिलीज है, हालांकि अभी तक लेटर जारी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब बनता है जिन्होंने अभी फिलहाल पिछले 2-4 दिनों के अंदर जिन्होंने अप्लाई कर दिया है सीईए के लिए या किसी भी ग्रांट के लिए, क्या उनको ये नई दरें लागू नहीं होंगी? दोस्तों अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा जो रक्षा मंत्रालय का लेटर जारी होने का, क्योंकि ये तो केवल प्रेस रिलीज है। ये प्रेस रिलीज है, इसमें डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिए गए हैं। जब टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाएंगे तभी चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी ने मान लीजिए अक्टूबर के महीने में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई कर दिया, उसको 1000 के रेट में मिले, और कोई 1 नवंबर या उसके बाद करे तो उसको 2000 रेट में मिले। लिखा तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ एप्लीकेशन के बेस पर किसी को ज्यादा किसी को कम दिया जाना यह बिल्कुल भी जायज नहीं होगा। इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक जो मेन आदेश है, जो गवर्नमेंट का जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से डिटेल्स लिखा हुआ, जब तक आदेश जारी नहीं होता तब तक इसके लेकर के कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाएगा और तब तक हमें करना पड़ेगा इंतजार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।